टेक्नोलॉजी सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर से अनुपम पांडे अप्लाइड फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। यूनिट 8 में ही डीसी सर्किट्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, जिसे पीछे हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखा था कि ओम का नियम के सूत्र का हम उपयोग करते हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। बट कुछ परिपथ बहुत जटिल होते हैं, तो उन जटिल परिपथ को सरल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं केसीएल। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं केबीएल। पहले हम बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम यानी कि केसीएल। क्या कहता है ये कि किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे जो परिपथ विद्युत तार हैं आपके आकर मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग यानी समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। अब संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं हैं उनको धनात्मक और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये O बिंदु संधि या नोड लिया गया है, जिसमें ये 5 तरह के धाराएं इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिंदु O पर। तो ये 6 तरह की धाराएं I1 जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, I2 अंदर की तरफ आ रही है, I3 पुनः बाहर की तरफ जा रही है, I4 अंदर की तरफ, I5 बिंदु की ओर और I6 भी बिंदु की ओर। हमने क्या कहा, संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक और बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो इसका मतलब I1 जो है वो संधि से बाहर की ओर जा रही, तो नेगेटिव। I2 संधि की ओर है, पॉजिटिव। I3 बाहर है, नेगेटिव। इसी तरीके से I4, I5 और I6 जो कि संधि की ओर है, पॉजिटिव। तो समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, तो इस हिसाब से किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब I1 और I3 दोनों नेगेटिव है, इनको तो हमने राइट हैंड साइड में ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया हमारे पास, I2, I4, I5, I6 और राइट हैंड साइड में I1 प्लस I3। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है वो संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो धारा किसके कारण होती है, आवेश के कारण। अगर धारा आ रही है और जा रही है, इसका मतलब आवेश जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। तो यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टा का नियम, जिसे हम किससे नोट करेंगे, KVL से। यह कहता है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित अवयवों के प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का योग परिपथ में उपस्थित स्रोतों के कुल विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। मतलब जितने भी परिपथ प्रतिरोध या अवयव लगे हुए हैं परिपथ में, उन प्रतिरोध और उनमें बहने वाली धाराओं का जो गुणनफल है उनका योग, जितने भी एलिमेंट्स उसमें लगे हुए हैं वो किसके बराबर, जितने भी विद्युत वाहक बल स्रोत उसमें लगे हुए हैं उन सबके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये किसको नोट करता है, ऊर्जा को, विद्युत वाहक बल। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब इसमें जैसे धारा के लिए हमने चिन्ह नियमों का उपयोग किया था, इसी तरीके से इसमें भी हम चिन्ह नियमों का उपयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से, किरचॉफ के वोल्टन नियम में निम्न चिन्ह नियमों का उपयोग करते हैं। यदि हम धारा की दिशा में ही चलें तथा धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होगा, मतलब हमारे चलने की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है, तो दोनों का गुणनफल पॉजिटिव होगा। और यदि धारा के बहने की दिशा ये है, हमारे चलने की दिशा उसके विपरीत है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया धारा और उससे जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल से संबंधित। नेक्स्ट है, यदि चलते समय पहले सेल का ऋण सिरा तथा फिर धन सिरा आता है तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। मतलब पहले ऋण सिरा फिर धन सिरा, तो पॉजिटिव लेना है। और यदि
सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा यदि चलते समय पहले सेल का ऋण सिरा और फिर धन सिरा और फिर ऋण सिरा आता है, तो इसको हमें नेगेटिव लेना है। तो ये 4 रूल हमें ध्यान रखने हैं किसी भी परिपथ को यदि हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन सेतु। देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि इसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। इस सेतु में 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। 4 प्रतिरोधों को, ठीक है, चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। ये चतुर्भुज हो गया हमारे पास, ठीक है, और इनमें से, इन चारों में से ही एक अज्ञात प्रतिरोध होगा। तो देखिए ये 4 प्रतिरोध हो गए और सर्किट किस प्रकार से है, ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया, जिसमें ए और सी के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 लगी रहती है। बी और डी के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगी हुई रहती है। तो ये अपना व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ रूप हो गया। 2 तो कुंजियाँ देखिए K1 K2, एक जी धारामापी है, 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ है। अब देखिए 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S हैं। इनमें से S एक अज्ञात प्रतिरोध है। इसमें परिपथ के A व C बिंदु के मध्य एक सेल E तथा कुंजी K1 लगाते हैं तथा B व D के बिंदुओं के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और साथ में G गैल्वेनोमीटर धारामापी हो गया, अन्य कुंजी K लगाई जाती है। तो ये जो हमारे पास परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु का, देखिए P, Q, R और S। P तथा Q निश्चित मान के प्रतिरोध होते हैं और प्रतिरोध R का मान जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। S कैसा है, अज्ञात प्रतिरोध है। धारामापी में शून्य विक्षेप अगर आ जाता है तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होगा, संतुलन अवस्था में। इस स्थिति में P/Q क्या हो जाता है, R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। तो ये हमारा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की व्युत्पत्ति। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसकी व्युत्पत्ति हमें किसकी सहायता से करनी है, किरचॉफ के नियम की सहायता से। देखिए इसके लिए क्या किया हमने, जो व्हीटस्टोन सेतु का हमने सर्किट है, सेल E है, E से अगर I मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो बिंदु A पर धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लीजिए P प्रतिरोध में I1 धारा जा रही है तो जो आपका प्रथम नियम है किरचॉफ का कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I धारा आ रही है, I1 इसमें से निकल गई तो AD में यानी R में धारा कितनी बचेगी, I माइनस I1। अब देखिए बिंदु B पर पुनः I1 यहाँ पर धारा आ रही है तो Q में और यहाँ पर धारामापी में धारा जाएगी। तो G धारामापी है जिसमें जाने वाली धारा को हमने क्या लिया, IG, और IG अगर यहाँ जाती है, आने वाली धारा बिंदु B पर I1 है तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG। तो अब ये IG धारा बिंदु D पर यहाँ प्राप्त होगी और इधर से हमारे पास कितनी धारा बची है, I1 माइनस IG। तो यह IG धारा और R में से बिंदु D पर पहुँच रही है I माइनस I1। तो कुल धारा कितनी हो गई, I माइनस I1 प्लस IG, जो कि S में बहेगी। अब S पर आने वाली धारा I माइनस I1 प्लस IG और Q में आने वाली धारा I1 माइनस IG, इन दोनों को योग के बराबर धारा बाहर निकलेगी। तो देखिए इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से IG, तो बचेगी कितनी, I धारा अपने बचती है। तो इस तरीके से I धारा यहाँ से निकली थी और वापस I धारा हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये तो हमारा प्रथम नियम का उपयोग हमने किया है।
अब यदि हम इसमें द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बंद परिपथ लेना पड़ेगा। देखिए इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है, किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग करते हुए परिपथ में P प्रतिरोध में I1 तथा R प्रतिरोध में I-I1 धारा प्रवाहित हो रही है। संधि बिंदु पर धारामापी G में प्रवाहित धारा IG होने पर प्रतिरोध Q में धारा I1 - IG रह जाएगी। तो प्रतिरोध S में I-I1 प्लस IG मान की धारा हो जाएगी। यदि धारामापी G का प्रतिरोध G है तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने कौन सा परिपथ लिया है, बंद परिपथ ABDA में। कौन सा परिपथ है, ABDA में। तो AB के अंदर I1 × P, BD के अंदर IG × G। ये देखिए जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, BD में भी जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, लेकिन DA के अंदर धारा विपरीत दिशा में है हमारे जाने के, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, I - I1 × R। तो फर्स्ट समीकरण I1P प्लस IG × G माइनस I - I1 R बराबर 0। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब दूसरा हमने परिपथ लिया है BCDB। BCDB क्या है आपका, BCDB। तो देखिए BC क्या हो जाएगा, इसमें कितनी धारा बह रही है, I1 × G × Q, सेम है डायरेक्शन। उसके बाद CD में क्या है, हमारे विपरीत दिशा में है, तो नेगेटिव हो जाएगा, I - I1 प्लस G × S। इसी तरीके से DB भी IG × G नेगेटिव हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो गया, I1 - IG × Q माइनस I - I1 प्लस IG × S माइनस IG × G बराबर 0। अगर सेतु संतुलित अवस्था में है तो IG बराबर 0, मतलब धारामापी में विक्षेप 0 आ जाएगा। तो इनमें यदि हम IG बराबर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। समीकरण क्या रह जाएगा, I1P फर्स्ट वाली प्लस 0 माइनस I - I1 R बराबर 0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, I1P बराबर I - I1 × R। ये हो गया समीकरण 3। इसी तरीके से I1Q बराबर I - I1 × S माइनस 0 बराबर 0। इसको राइट हैंड साइड में ले लिया। ये हमारे समीकरण 3 और 4। अब समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर क्या होगा, I1P बराबर I - I1 × R और नीचे हो जाएगा I1Q और I - I1 × S। I1 से I1 कैंसिल, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में I - I1 से I - I1 कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास P/Q = R/S। और यही क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।